स्वीकार की मुद्रा में बैठी है, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मजदूर को जब किसी फैक्ट्री में काम करना होता है और उसको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, मतलब अच्छा इक्विपमेंट उसके पास नहीं होता, अच्छा ड्रेस नहीं होता है, जूते नहीं होते हैं, ग्लव्स नहीं होता है, और वो गिर जाए तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा कि नहीं, इसकी व्यवस्था भी बहुत मतलब इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। वो जहाँ रहता है, कहने का मतलब है, पर वो शिकायत नहीं करता, वो उसी व्यवस्था को वो स्वीकार कर लेता है। उसकी गरीबी और उसकी जो भूख है या घर की ज़रूरतें हैं, घर वालों की जो ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई वह स्वीकार, मतलब स्वीकार की मुद्रा में बैठी है। कोई क्रांति का, कोई विरोध का कहीं दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं है। और एक स्त्री है एक ऐसे समाज में जहाँ पुरुष को ही सिर्फ काम करने की आज़ादी है। और वो कैसी स्त्री है? श्याम तन भर बंधा यौवन, मतलब ठीक है कि वो सांवली है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सांवली है, भर बंधा यौवन मतलब युवती है, जवान है, सुगट, मतलब जैसे तंदुरुस्त पुरुष होता है उसी तरह से वो तंदुरुस्त एक महिला है, सुंदर है, भर बंधा यौवन। उस समाज में जो पुरुष प्रधान है, वो चाहे किसी भी वर्ग का समाज हो, अगर ऐसी स्त्री को घर से बाहर निकलना पड़ा है तो ज़रूर कोई बड़ी मजबूरी होगी, और उसने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि वह बिना छाया वाले पेड़ के नीचे बैठी है। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, ये निराला कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई भी हो सकता है। देखने वाला कि अरे मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा था कि एक मजदूर पत्थर तोड़ रही थी, मैंने देखा एक मजदूर जो है रास्ते पर एक जुगाड़ गाड़ी बनाकर उसमें अपनी पत्नी और बच्चे को खींच कर लेके जा रहा था, मैंने देखा कि वो सिर्फ वो सड़क पर रख के चावल खा रहा था, मैंने देखा कि वो भूख से तड़प रहा था। मतलब ये जो देखने वाली जो प्रवृत्ति है और देखकर निकल जाने वाली जो प्रवृत्ति है, उसकी तरफ बहुत पहले से निराला इशारा कर रहे थे। हम आज भी सिर्फ देखते हैं और देखकर हम में से ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं और क्या करते हैं, उसको फिर व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, और जब फॉरवर्ड ख़त्म हो जाता है तो फिर एक फॉरवर्ड आता है और फिर हम उस गरीबी को देख रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि मैंने देखा। तो ये देखने वाले को लग रहा है कि नत नयन मतलब एक पुरुषवादी समाज में एक स्त्री बाहर निकलकर काम करे, तो पहले यही बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे भी उसको अपने नयन स्त्रियों को सिखाया गया है, नयन नीचे रखना है। तो नीची नज़रों से, एक तो समाज से, मतलब जो समाज की बार बार देखने वाली जो नज़रें हैं, भर बंधा यौवन है तो हर गुजरने वाला उसको देखता होगा और हर यही कहता होगा कि मैंने देखा। और देखकर तो एक इस वजह से नयन जो है, आंखें जो नीची हैं, और दूसरा वो अपने काम में तल्लीन है। और निराला भी यही कह रहे हैं, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। देखने वाले को ये दिख रहा है कि उसकी नज़रें नीची हैं और वो बहुत मन से काम में लीन है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, और गुरु का मतलब भारी भी होता है, तो भारी हथौड़ा हाथ में लिए हुए वो बार बार पत्थर तोड़ रही है, उस पर प्रहार कर रही है। पर ये जो गुरु हथौड़ा हाथ है, इसके प्रयोग के साथ और इसके बाद वाली जो पंक्ति आती है, यहाँ निराला सिर्फ देखकर गुजर जाने वाले लोगों में से अपने आप को अलग कर लेते हैं और आपसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आप भी सिर्फ देखने वालों में शामिल न रहें, जैसा रघुवीर दास के रामदास कविता के लोग हैं। रघुवीर सहाय, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यहाँ तक कविता जो है ये बता रही है एक मजदूर स्त्री के बारे में, एक मजदूर के बारे में। और
इसके बाद वाली पंक्ति है, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। यहाँ से कविता में तनाव की सृष्टि हो जाती है और यहाँ से कविता जो है वो सिर्फ देखने वाले से अपने आप को अलग कर लेती है कि देखने वाला जो देख रहा है कि ये जो गुरु हथौड़ा हाथ है यही गुरु है, ये हाथ जो है यही गुरु है, ये हथौड़ा जो है मतलब ये जो श्रम है यही गुरु है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, जैसे लघु गुरु, श्रेष्ठ गुरुजन, बड़े जन, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा महत्व का, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये हाथ है, जो श्रम करता हुआ हाथ है, यही गुरु हथौड़ा हाथ है, यही गुरु है और यही बदलाव लाएगा। सामने क्या है? सामने तरुमालिका मतलब पेड़ों की पंक्तियां हैं, सौंदर्य। अट्टालिका बड़ा घर है, ऊंचे भवन, महलनुमा भवन, वैभव। प्राकार परकोटा मतलब उसके चारों तरफ जो फेंसिंग की हुई रहती है, जो बाउंड्री बनाया हुआ रहता है, जो दीवार बनाई हुई रहती है, जिसने अट्टालिका को घेरा हुआ है महल के चारों तरफ, मतलब भय। सौंदर्य वैभव को जो पैसे वाला है, जो मालिक है, मतलब मजदूर है, तो जो पूंजीपति है, पूंजीपति का अर्थ आप इससे मत लीजिए कि मैं मतलब एक मार्क्सवादी शब्दावली के रूप में नहीं इस्तेमाल कर रहा। जब मजदूर है तो मजदूर किसके लिए काम करेगा? पूंजीपति के लिए काम करेगा, मिल मालिक के लिए काम करेगा, पत्थर मालिक के लिए काम करेगा। तो सामने जो है वो जो घर है वो अट्टालिका है, महलनुमा घर है और वहाँ पर सौंदर्य के लिए खूब पेड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ क्या है? जिसके नीचे वो बैठी है वो पेड़ छायादार नहीं है और वहाँ सौंदर्य के लिए पेड़ लगाए हुए हैं और बड़ी बड़ी दीवार बनाए गए हैं जिससे वो घर सुरक्षित रहे। इस पंक्ति के आने के साथ ही सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, मैंने कहा कि कविता में तनाव की सृष्टि हो जाती है और ये पता चल जाता है कि उस तरफ कौन है और किस पर इस गुरु हथौड़ा हाथ को पड़ना चाहिए, जिसके लिए काम मतलब वो स्वीकार्य स्थिति है कि कोई अपनी मजबूरी से ही वो स्वीकार्य स्थिति में होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि स्थिति ऐसी बनी रहेगी। जिस दिन यह चेतना जग गई, ये जो वैभव है, ये जो अट्टालिका है, वह इस गुरु हथौड़ा हाथ की वजह से, कि पत्थर जो है टूटने के बाद पत्थर नहीं रहता है, वो पत्थर मालिक के लिए हीरा बन जाता है। उसके व्यापार से वह अपने वैभव की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। तो ये जो सामने जो अट्टालिका है और जो प्राकार से घिरा हुआ है, जो बाउंड्री से घिरा हुआ है, वह ये जो दीवार है इसके चारों तरफ, ये उसके भय को दिखाता है। और वो भय पर जिस दिन गुरु हथौड़ा हाथ पड़ेगा जिस दीवार पे, वो दीवार तो टूटनी ही है, टूटनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ तनाव की सृष्टि करते हैं और दिखा देते हैं कि अगर मजदूर स्त्री है तो उस तरफ कौन है। मतलब दो स्थितियाँ यहाँ पर साफ निराला कर देते हैं और ये देखने वाला देख रहा है। और क्या स्थिति है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। लोग कहते हैं कि लोग आगे है, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, कि चढ़ रही थी धूप, अब धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर रही है। मतलब धूप सुबह होने के बाद जिस तरह से चढ़ती, दोपहरी हम जैसे कहते हैं, तो चढ़ती जो धूप थी, धूप तेज हो रही थी धीरे धीरे और गर्मियों का दिन था और शहर था। शहर में हम जानते हैं कि कितने पेड़ होते हैं। अगर कभी लू और धूप का चक्कर किस सामान्य व्यक्ति को भी, जिसके पास सुविधाओं का थोड़ा अभाव हो और कभी चक्कर लगा हो शहर का, तो पता चलता है कि इमारत की छां ढूंढते फिरते हैं हम, पेड़ तो मिलने से रहा। हाँ, सुंदरता के लिए पेड़ लगे हुए होते रहते हैं, जो इस कविता में भी। तो धूप चढ़ रही थी, गर्मियों का दिन था, दीवा का तमतमाता रूप, दिन का जो है रूप जो है अब तमतमाने लगा था। दिवाकर, दीवा
से बना। वो दिवाकर जो है, सूर्य जो है वो तेज चमकने लगा था, दीवा जो है तब तमतमाने लगा। तमतमाना मतलब गर्म हो जाना। तमतमा क्यों रहे हो, गर्म क्यों हो रहा है? तो अब दिन जो है वो गर्मी से गर्म हो गया था, तमतमा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी गर्मी। लोग मतलब इतनी गर्मी थी कि उसको बर्दाश्त ना किया जा सके, बर्दाश्त किया जा सके इतनी, बर्दाश्त ना किया जा सके इतनी गर्मी थी। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। यानी धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है और काम करते करते दोपहर हो गया, लू चल रही है और चिनगियाँ मतलब जो धूल उड़ रहे हैं